हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन के फाइंड आउट करने के अदर मेथड्स को। इसमें हम लोग मोलरता को यानी मोलरिटी को डिस्कस करेंगे कि मोलरता निकाला कैसे जाता है और ये कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कितना अप्रोप्रिएट मेथड है। ओके, सो मोलरता के बारे में हम लोग जानते हैं पहले कि मोलरता है क्या। एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में मेथड पढ़ा था, वो मास परसेंटेज मेथड था कि मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, और दूसरा हमने मेथड पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज मेथड। ओके, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा मेथड। ओके, और तीसरा मेथड है मोलरता यानी मोलरिटी। तो मोलरता कहा जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने विलय के मोलों की संख्या होती है, यानी कि जितने सॉल्यूट के मोल्स के नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर इसको हम लोग एन बी लिखते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर विलियन में या सॉल्यूशन कह सकते हैं आप इसको, जितने मोलों की संख्या रहती है सॉल्यूट की, उसको मोलरता से हम लोग जानते हैं, और मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये हमें ध्यान देना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख रखा है, प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय के मोलों की संख्या को हमें ध्यान देना है, उसको मोलरता कहते हैं। अब विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, इसको हमें समझना है कि विलय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। नाउ विलय के मोलों की संख्या, यहाँ हम लोग समझेंगे मोल कंसेप्ट के आधार पर विलय के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अब मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट बेसिकली वर्क करता है, ये हमें परमाणुओं की संख्या को फाइंड आउट करने में। अब परमाणुओं की संख्या और मोल कंसेप्ट में क्या संबंध है, इसको हम लोग समझेंगे। तो मोल कंसेप्ट यानी कि मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का तरीका होता है, मोलों की संख्या निकालने का तरीका होता है। जितना भी हमारे पास उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो, सपोज विलय का निकालना है तो विलय का द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान को हम लोग डब्ल्यू बी लिखते हैं, और विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, इसको हम लोग एम बी लिखते हैं। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एन बी को निकालेंगे। और मान लीजिए अगर हमें निकालना हो विलायक के लिए, तो विलायक के लिए हम लोग लिखेंगे एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये तरीका होता है मोलरता निकालने, मोलों की संख्या निकालने का। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि मोलरता एक्चुअली कैसे निकाला जाता है। अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ हो, ओके, तो यदि मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो उसको पहले हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीलीटर वाले अमाउंट को 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग देंगे। अब जरा समझते हैं कि ये कैसे फॉर्मूला चेंज होगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो जाएगा एन बी, और नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी ये हो जाएगा वी। और अगर ये मिलीलीटर में दिया हुआ हो, ये हमारे पास कंपलसरी है कि लीटर में होना चाहिए, लेकिन मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो इसको 1000 से भाग देंगे। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा एन बी अपॉन वी, और ये 1000 ऊपर चला जाएगा, और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये है मोलरता यानी मोलारिटी का फॉर्मूला। ना अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये एक्चुअली कितना अप्रोप्रिएट मेथड है। ना यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चेंज होता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। तो इसको हम लोग एक्चुअली कंपेयर करते हैं मोललता के साथ, यानी मोलालिटी जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो ये मोललता के कंपैरिजन में कम अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, लेकिन यदि बात करें हम लोग तो यूजफुलनेस का और इसको कितना यूज किया जाता है, तो इसके बेसिस पे ये बहुत अधिक यूज किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन है। ओके, तो इसका इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, यानी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मोललता क्या है, और ये है हमारा फोर्थ मेथड कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोललता किसे कहते हैं। नाउ मोललता, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि विलय के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी एनबी उसको लिखते हैं हम लोग, और विलायक का द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। विलायक के द्रव्यमान को अभी हमने बताया था कि डब्ल्यू ए लिखते हैं, और ये केजी में होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं मोललता, यानी मोललता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि मोललता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे द्रव्यमान जो है केजी में है, यदि ये ग्राम में दिया हो तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में दिया हो तो कैसे ये फॉर्मूला चेंज होगा, ग्राम में दिया हो तो पहले मोल्स को ऊपर रखेंगे
और इसका द्रव्यमान नीचे, और इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये केजी में बदल जाएगा और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। नाउ ये हो जाएगा फॉर्मूला NB/WA और इंटू 1000। ये तरीका होता है मोललता निकालने का जब ये ग्राम में दिया हो। किस में दिया हुआ हो? ग्राम में। ओके, मोलों की संख्या आपको समझ में आ गया होगा। मोलों की संख्या निकालने के लिए जितना द्रव्यमान दिया हुआ होता है उस द्रव्यमान में हम लोग भाग दे देते हैं उसके मोलर द्रव्यमान से, जिस भी कंपोनेंट का। जैसे हम लोग को सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का द्रव्यमान जितना दिया हुआ हो उसको ऊपर रखेंगे और उसका मोलर द्रव्यमान निकाल करके नीचे रख देंगे, और डिवाइड करने के बाद से जो भी वैल्यू हमारे पास आएगा वो हो जाएगा उसकी मोलों की संख्या। नाउ यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि सेकेंड मेथड क्या है, इसका अगला मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी बहुत अधिक इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले मोल फ्रैक्शन है क्या। मोल फ्रैक्शन कहा जाता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके मोल्स की संख्या को ऊपर रखते हैं और जितने भी कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग नीचे रखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग नीचे रखते हैं और जिसकी हमें निकालनी हो, यानी मान लीजिए अगर हमें XA का ये निकालना हो हमें, अगर A के लिए, यानी A है हमारे लिए क्या, सॉल्वेंट है, तो A के लिए अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे Na। इसको एक बार इरेज करते हैं। तो यहाँ पे अगर A के लिए निकालना हो तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा Na, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और यदि ये B के लिए निकालना हो, B हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, तो B के लिए अगर निकालना हो तो NB को ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को हमेशा X से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? X से डिनोट करते हैं। तो यहाँ X A के लिए हो जाएगा XA, ये हो जाएगा X बेस A, और ये A के यानी कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है, और X भी जब भी लिखेंगे तो ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। नाउ यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। अब ये कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B। A है हमारे पास सॉल्वेंट और ये है हमारे पास सॉल्यूट है ये हमारे पास, ये सॉल्वेंट है। तो A का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB। टोटल मोल फ्रैक्शन को नीचे रखेंगे। अब XB निकालना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को सम अप करते हैं, XA और XB को, तो देखते हैं क्या आता है 1। तो XA प्लस XB करते हैं। यहाँ पे XA प्लस XB करेंगे तो Na अपॉन Na प्लस NB। ओके, और फिर प्लस करते हैं NB बटा Na प्लस NB। ओके, तो एलसीएम इनका आ जाएगा Na प्लस NB। अब Na प्लस NB इनका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी हो जाएगा हमारे पास Na और फिर NB, दोनों कट करके क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन में सबका जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको सम अप करने पे क्या आता है, 1 आता है। ये हमें ध्यान देना है। यानी अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन में तो दोनों को ऐड ऑन करने पे 1 आएगा। 3 कंपोनेंट्स हैं तो तीनों के मोल फ्रैक्शन को सम अप करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमें ध्यान देना है, बिल्कुल भी ध्यान में रखना है इसको। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं एग्जाम में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोल फ्रैक्शन, मोलरता और मोललता में तीनों में बेस्ट कौन है, तीनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है। ओके, तो इस कंडीशन में हमें ये समझना है कि वेरिएंट क्या है, कौन कौन से जो टर्म्स हैं वो वेरी करते हैं विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड वेरियस अदर फिजिकल कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा था कि वॉल्यूम जो है वो चेंज करता है विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि ये वेरी करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ओके, अब यहाँ पे जो मोललता में हमारे पास नीचे द्रव्यमान है और द्रव्यमान हमें पता है कि ये नहीं बदलता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है ये भी नहीं बदलता है, यानी कि द्रव्यमान और नंबर ऑफ मोल्स ये वेरिएंट नहीं है विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर और वेरियस अदर फिजिकल कंडीशंस। ओके,
लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ये चेंजिंग है और इसलिए ये एक वेरिएंट का काम कर रहा है यहाँ पे। इसलिए हमारे पास दोनों मेथड्स यानी कि मोल फ्रैक्शन और मोलरता, ये दोनों एप्रोप्रिएट मेथड हैं इन कंपेरिजन विथ मोलरता। नाउ अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड किस तरीके से होती है और कौन कौन से इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स यानी कि गैस द्रव में कैसे घुलता है, ओके, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो गैस अगर हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं तो ये निम्नलिखित फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें से पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय की प्रकृति पर। ये हम लोग मेजरली डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम लोग इसको उतना डिटेल्ड में नहीं जाएंगे। हम लोग ये दूसरा जो मेथड है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है हमारे पास। हमारे पास तीसरा और चौथा दोनों फैक्टर ये हमें डिटेल्ड में पढ़ना है इस क्लास में, और ये है टेम्परेचर एंड प्रेशर का। टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसको हम लोग डिटेल्ड में समझने वाले हैं कि किस तरीके से इम्पैक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यानी कि विलय द्रव में गैस की घुलनशीलता को ये किस तरीके से प्रभावित करता है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे अब हम लोग ये समझते हैं कि गैस, अगर ये लिक्विड एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है और ये लिक्विड में हमें क्या मिलाना है, गैसेस मिलाना है। तो गैस मिलाएंगे, इसके लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से और दूर भागेंगे। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे और इसलिए इनकी जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता, सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की डिक्रीज होगी। और मान लीजिए कि हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी कि हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तब सॉल्युबिलिटी किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। तो जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो और लिक्विड में डिजॉल्व होते जाएगा, घुलते जाएगा, डिजॉल्व होते जाएगा यानी कि उसमें मिलते जाएगा। तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसके दो तरीके के फैक्टर्स हम लोग समझ गए हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसके लिए हम लोग कुछ बेसिक लॉज को भी पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो यहाँ पे हेनरी लॉ हम लोग समझने वाले हैं। हेनरी लॉ क्या होता है और हेनरी लॉ किस तरीके से वर्क करता है, ओके। तो हेनरी लॉ को हम लोग ये डिटेल्ड में समझने वाले हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे एक्सरसाइज में, ओके। तो विलियम हेनरी जो कि एक केमिस्ट थे और इन्होंने एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। क्या किया, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप। और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया। और फॉर्मूला किस आधार पे था, फॉर्मूला आधार पे था कि एक कैलकुलेशन निकालना है हमें। और किस प्रकार का कैलकुलेशन निकालना है, कैलकुलेशन निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इम्पैक्ट थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू, ओके। तो सबसे पहले इनका नियम समझते हैं। इनका नियम था कि किसी नियत ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, यानी कि विलायक का इकाई आयतन में विलायक की जितना भी वॉल्यूम दिया हुआ है, यूनिट वॉल्यूम, उसमें घुले गैस का द्रव्यमान यानी घुला हुआ जितना भी गैस है उसका द्रव्यमान विलयन के सतह पर मौजूद गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है। ये इनका नियम था। अगर हम लोग मान लेते हैं कि m क्या है, m है हमारे पास मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये मास ऑफ गैस है डिजॉल्व्ड इन यूनिट सॉल्वेंट, यानी कि इकाई विलायक में ये घुले हुए विलय का द्रव्यमान है, ओके। और P क्या है, P है हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस इन कांटेक्ट विथ इट्स सरफेस, यानी कि P है हमारे पास जो भी गैस इसके सरफेस के कांटेक्ट में है उसका दाब। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, उस रिलेशनशिप को समझते हैं। और इन्होंने बताया कि जो इसकी मोललता है, ये मोललता सीधे समानुपाती होते हैं इसके पार्शियल प्रेशर के, यानी वाष्प दाब के इसके समानुपाती होती है। अब यहाँ पे आ गया m बराबर Kp, ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला को हम लोग दूसरे तरीके से या इसके नियम को भी हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इक्विलिब्रियम टू इट, यानी कि जो घुलनशीलता है या विलेयता है गैस की वो डायरेक्टली सीधा समानुपाती होती है इसके पार्शियल प्रेशर के,
यानी कि अगर सोल्युबिलिटी को हम लोग x मान लें, x यहाँ पे इसके सोल्युबिलिटी को मान लेते हैं, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक ड्रॉ होता है, p बराबर KH(x), और KH क्या है, KH को हेनरी नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इन्होंने एस्टेब्लिश किया, एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया किसके किसके बीच में, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप किया। अब यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये KH का जो मान है, KH का मान हमारे न्यूमेरिकल में कभी कभी गिवन रहता है। अब यहाँ पे 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक है P, फिर KH है और फिर X है। मान लीजिए सपोज हमारे पास P मालूम है और हमें वैसे डेटा प्रेजेंट है जिससे हम लोग x फाइंड आउट कर सकते हैं। x हमने फाइंड आउट करने का मेथड बताया है। ओके, तो x हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें पता है, और p भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो KH हमारे पास गिवन होना चाहिए और x हमारे पास x निकालने के लिए डेटा भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम लोग p निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास x प्रेजेंट नहीं है, KH प्रेजेंट है और p प्रेजेंट है, तो भी हम लोग x निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 वेरिएंट्स हैं और तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेनरी का जो लॉ था वो बेसिकली न्यूमेरिकल रिलेशनशिप था, और किसका न्यूमेरिकल रिलेशनशिप था, तो वो था सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि गैस की विलयता किसमें, द्रव में, यानी कि गैस और द्रव के विलयन के ऊपर ये था। ओके, तो इसको हमने समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि हेनरी के लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और हेनरी के लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी वहाँ अटेंड करेंगे। ओके, सो हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि हमारा कार्य और हमारा जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और कमेंट में आप लोग बता नहीं रहे हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, और किसी प्रकार के भी प्रॉब्लम को भी अगर हमारे साथ शेयर करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि 7004705328 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपको हम लोग क्लैरिफिकेशन देंगे वहाँ पे भी, और आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड व्यू रहेगा हमारा। कोशिश ये रहेगा कि आपको इस पैंडेमिक में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।